दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम ऊष्मागतिकी में सरंध्र डाट प्रयोग के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम जूल थॉमसन सरंध्र डाट प्रयोग एवं जूल थॉमसन प्रयोग के परिणामों की विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले जूल थॉमसन प्रयोग या सरंध्र डाट प्रयोग। जब एक गैस उच्च नियत दाब से निम्न नियत दाब की ओर सरंध्र डाट से प्रसरित होती है तो इसका ताप परिवर्तित होता है। यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। तो जब किसी गैस को उच्च नियत दाब वाले क्षेत्र से निम्न नियत दाब वाले क्षेत्र की ओर किसी सरंध्र डाट में से गुजारा जाता है तो इसके ताप में परिवर्तन होता है। ये ताप बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। यह प्रक्रिया जूल थॉमसन प्रक्रिया या सरंध्र डाट प्रयोग या थ्रॉटलिंग प्रक्रिया कहलाती है। सरंध्र डाट क्या है? सरंध्र डाट वास्तव में कपास, ऊन या सिल्क से निर्मित होता है जिसमें कई सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जैसे कि पानी का एक घड़ा होता है, उसमें काफी संख्या में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, तो वो भी हमारा एक्चुअल में एक सरंध्र डाट है। तो यहां पर हम कपास, ऊन या सिल्क से निर्मित सरंध्र डाट का प्रयोग करेंगे। अब प्रायोगिक व्यवस्था। यहां पर हमने सरंध्र डाट प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई है। इसमें जी, ये हमारा जी है। तो जी क्या है? जी कपास, ऊन या सिल्क से निर्मित सरंध्र डाट है जिसमें बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं। सरंध्र डाट पीतल की दो सरंध्र प्लेटों के मध्य दबा होता है तथा यह लकड़ी की एक नली बी में रखा जाता है। तो इस सरंध्र डाट को एक लकड़ी की नली में रखते हैं और इसको पीतल की दो सरंध्र प्लेटों के मध्य दबा देते हैं। डी। अब डी कहां पर है? ये हमारा डी। तो डी क्या है? डी पीतल का एक बक्सा है जो कपास से भरे बक्से बी को घेरे हुए है। तो ये हमारा कपास से भरा बक्सा है। तो ये हमारी कपास, तो कपास से भरा बक्सा बी है और इस कपास से भरे बक्से को ये पीतल का बक्सा घेरे रहता है जिससे कि बी तथा उसके परिवेश के मध्य किसी भी प्रकार का ऊष्मा का विनिमय नहीं हो। तो न तो डी से बी में और न ही बी से डी में ऊष्मा का विनिमय होता है। सीसी। अब सीसी क्या है? ये हमारी सीसी। सीसी क्या है? सीसी पीतल की नलियां हैं जो बी के अंत सिरों को जोड़ती हैं। तो ये हमारा बी था। इस बी के अंत सिरों को ये पीतल की नलियां सीसी जोड़ रही हैं। ऊपर वाली पीतल की नली वायुमंडल में खुली है। तो ये जो ऊपर की नली है सी, ये वायुमंडल में खुली है, जबकि नीचे की पीतल की नली अर्थात ये वाली नली, जबकि नीचे की पीतल की नली कुंडलीनुमा नली एस की सहायता से संपीड़न पंप पी से जुड़ी है। तो ये नीचे वाली पीतल की नली ये इस कुंडलीनुमा नली एस की सहायता से पिस्टन पी से जुड़ी है। T1 तथा T2, ये हमारा T1 और ये T2। T1 और T2 क्या है? T1 तथा T2 प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर है जो सरंध्र डाट G के ऊपर तथा नीचे की ओर स्थित हैं। तो सरंध्र डाट के इधर की ओर इस T2 से हम ताप माप सकते हैं
और इसके नीचे की तरफ का ताप हम T1 से माप सकते हैं। प्रक्रम या प्रक्रिया, अब ये हमारा डायग्राम था या प्रायोगिक व्यवस्था थी। पिस्टन P की सहायता से गैस को C में संपीड़ित किया जाता है। तो ये हमारा पिस्टन P है। इस पिस्टन P को यहां से दबाया जाता है, तो इस पिस्टन P की सहायता से गैस को पात्र C में संपीड़ित किया जाता है। तो यहां पर हम गैस को संपीड़ित करते हैं। अब यह गैस सरंध्र डाट D में पहुंचने से पहले S में से गुजरती है, जिससे कि गैस का ताप नियत रहता है। तो इस पात्र में भरी गैस को इस सरंध्र पात्र या सरंध्र डाट से हमको गुजारना है। तो सरंध्र डाट G में पहुंचने से पहले गैस, ये जो नली हमारी S है, इस S से गुजरती है, जिससे कि गैस का ताप नियत रहता है। अब गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर सरंध्र डाट G में से गुजरने दिया जाता है, जिससे कि गैस के अणुओं का वेग घटता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, गैस को आपने इस पिस्टन P की सहायता से संपीड़ित किया है। इसके पश्चात ये गैस इस कुंडलीनुमा नली में से गुजरती है और यहां पर आ जाती है, और यहां पर गैस का ताप हम इस थर्मामीटर T1 की सहायता से माप सकते हैं। अब इस गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न नियत दाब वाले क्षेत्र की ओर इस सरंध्र डाट G में से गुजारा जाता है, जिससे कि गैस के अणुओं का वेग घटता है। गैस को G में से लगभग 1 घंटे तक गुजरने दिया जाता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जिससे कि स्थायी अवस्था प्राप्त हो जाए, अर्थात गैस का ताप जितना कम होना है या जितनी गैस के ताप में वृद्धि होनी है उतनी वृद्धि हो जाए, तो हमको एक स्थायी अवस्था प्राप्त हो जाए। इसलिए गैस को सरंध्र डाट G में से लगभग 1 घंटे तक गुजरने दिया जाता है। जब स्थायी अवस्था प्राप्त हो जाती है तो सरंध्र डाट G के दोनों ओर का ताप थर्मामीटर T1 तथा T2 द्वारा मापा जाता है। तो यहां पर गैस का ताप क्या था और यहां पर गैस का ताप क्या है, यह हम थर्मामीटर T1 और T2 की सहायता से माप सकते हैं। सरंध्र डाट G के एक और गैस वायुमंडल दाब पर होती है तथा इसके दूसरी ओर का दाब मैनोमीटर की सहायता से मापते हैं। तो एक और गैस हमारी वायुमंडल दाब पर है, जबकि दूसरी ओर गैस का दाब हम मैनोमीटर की सहायता से मापते हैं। सरंध्र डाट के प्रयोग से श्यानता, घर्षण जैसी अन्य त्रुटियां नगण्य हो जाती हैं। अब सरंध्र डाट प्रयोग के क्या परिणाम प्राप्त होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सरंध्र डाट में से गुजरने पर सभी गैसें ताप में परिवर्तन दर्शाती हैं। तो या तो गैस का ताप बढ़ेगा या घटेगा, परंतु यह निश्चित है कि सरंध्र डाट में से गुजरने पर सभी गैसों के ताप में परिवर्तन होगा। पर्याप्त निम्न ताप पर सभी गैसें शीतलन प्रभाव दर्शाती हैं। सामान्य ताप पर अधिकतर गैसें सरंध्र डाट में से गुजरने पर शीतलन प्रभाव दर्शाती हैं, जबकि हाइड्रोजन तथा हीलियम तापन प्रभाव दर्शाती हैं। गैस के ताप में परिवर्तन अर्थात dt का मान सरंध्र डाट के दोनों ओर के दाब में अंतर के समानुपाती होता है। तो सरंध्र डाट के दोनों ओर कितना दाबांतर है, गैस के ताप में परिवर्तन सरंध्र डाट के दोनों ओर के दाबांतर के समानुपाती होता है। तो जितना दाबांतर अधिक होगा ताप में परिवर्तन उतना अधिक होगा। यदि गैस का प्रारंभिक ताप बढ़ा दिया जाए तो ताप में परिवर्तन का मान घटता है। प्रत्येक गैस के लिए एक विशेष ताप होता है और यह विशेष ताप व्युत्क्रमण ताप कहलाता है। अब व्युत्क्रमण ताप क्या है? प्रत्येक गैस के लिए एक विशेष ताप होता है। यदि गैस का प्रारंभिक ताप इस ताप से कम हो तो गैस सरंध्र डाट में से गुजरने पर शीतलन प्रभाव दर्शाती है, और यदि गैस का प्रारंभिक ताप इस विशेष ताप से अधिक हो तो गैस
सरंध्र डाट में से गुजरने पर तापन प्रभाव दर्शाती है। व्युत्क्रमण ताप सभी गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यदि गैस को व्युत्क्रमण ताप पर सरंध्र डाट में से गुजारा जाए तो गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यदि गैस का प्रारंभिक ताप व्युत्क्रमण ताप से कम हो तो सरंध्र डाट में से गुजरने पर गैस का शीतलन होगा, और यदि गैस का प्रारंभिक ताप व्युत्क्रमण ताप से अधिक हो तो सरंध्र डाट में से गुजरने पर गैस तापन प्रभाव दर्शाएगी, और यदि गैस का प्रारंभिक ताप व्युत्क्रमण ताप के बराबर हो तो सरंध्र डाट में से गुजरने पर गैस के ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब व्युत्क्रमण ताप क्या है? वह विशेष ताप जिस पर जूल थॉम्सन प्रभाव का चिन्ह बदल जाता है, अर्थात शीतलन प्रभाव तापन प्रभाव में परिवर्तित हो जाता है, व्युत्क्रमण ताप कहलाता है। अब निष्कर्ष, यदि गैस का प्रारंभिक ताप व्युत्क्रमण ताप से कम हो तो किसी भी गैस को सरंध्र डाट या सूक्ष्म छिद्र में से गुजारने पर बिना किसी बाह्य कार्य के उसके ताप में कमी की जा सकती है। तो निश्चित रूप से गैस के अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण कार्य करता है, क्योंकि जब गैस सरंध्र डाट में से गुजरती है तो गैस के अणु एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तथा गैस को इस अंतर आणविक आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इसलिए यह आंतरिक ऊर्जा खो देती है एवं ठंडी हो जाती है। जूल थॉम्सन प्रयोग के परिणामों की विवेचना या U प्लस PV का नियत मान सिद्ध करना। यहां पर U आंतरिक ऊर्जा है, P दाब तथा V आयतन है। तो जूल थॉम्सन प्रयोग के परिणामों की विवेचना। अब यहां पर हमने एक पात्र दर्शाया है, ये पिस्टन A और ये पिस्टन B, ये हमारा सरंध्र डाट। सरंध्र डाट के बाईं ओर जब गैस है तो उसका दाब P1, आयतन V1 और ताप T1 है। माना A तथा B एक बेलन CC जिसमें सरंध्र डाट G है से जुड़े दो पिस्टन है। कि हमारा बेलन CC, इस बेलन से जुड़े दो पिस्टन A तथा B है और इस बेलन में सरंध्र डाट G स्थित है। सरंध्र डाट G के दोनों ओर के पात्र पूर्णतः ऊष्मारोधी हैं, जिससे कि उनके मध्य तथा परिवेश के मध्य किसी भी प्रकार की ऊष्मा का कोई विनिमय न हो। माना सरंध्र डाट G के बाईं ओर 1 ग्राम गैस भरी है, तो ये हमारा सरंध्र डाट, इस सरंध्र डाट के बाईं ओर 1 ग्राम गैस भरी है, तो ये हमारा ऊष्मारोधी है और ये भी हमारा ऊष्मारोधी है। माना इस ओर गैस का दाब, आयतन तथा ताप क्रमशः P1, V1 तथा T1 है, तो सरंध्र डाट के बाईं ओर गैस का दाब P1, आयतन V1 तथा ताप T1 है। अब पिस्टन A तथा B को इस प्रकार चलाया जाता है कि G के दोनों ओर गैस का दाब नियत रहे। अब हम पिस्टन A को इस ओर और पिस्टन B को इस ओर चलाते हैं, तो पिस्टन A और B को इस प्रकार चलाया जाता है कि सरंध्र डाट G के दोनों ओर गैस का दाब नियत रहे। तो हमने पिस्टन को इधर बढ़ाया, अब सारी की सारी गैस इस सरंध्र डाट में से गुजर चुकी है और यहां पर आ गई है। तो यहां पर गैस का दाब P2, आयतन V2 और ताप T2 है। ये हमारा X1 था और ये हमारा X2 है। माना गैस के G के दाईं ओर पहुंचने पर गैस का दाब, आयतन तथा ताप क्रमशः P2, V2 तथा T2 हो जाते हैं। अभी हमारा डायग्राम था। माना R बेलन की त्रिज्या है, तो ये जो बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या हमारी R है। माना पिस्टन A तथा B
दाईं ओर क्रमशः x1 तथा x2 दूरी तय करते हैं। तो ये जो पिस्टन A है ये दाईं ओर x1 दूरी तय करता है, जबकि ये जो पिस्टन B है ये दाईं ओर x2 दूरी तय करता है। तो गैस पर पिस्टन A द्वारा किया गया कार्य, तो ये जो पिस्टन A है ये गैस पर कार्य करता है, जबकि ये जो गैस है ये पिस्टन B पर कार्य करती है। तो गैस पर पिस्टन A द्वारा किया गया कार्य। अब कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। बल हमने F1 माना और विस्थापन हमारा x1 है। और बल क्या होता है? दाब इंटू क्षेत्रफल। चूंकि बेलन की त्रिज्या r है तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और यहां पर दाब P1 है, सो F1 इक्वल टू P1 इंटू पाई r स्क्वायर। अब हम इस F1 की जगह P1 इंटू पाई r स्क्वायर रख देते हैं, सो W1 इक्वल टू P1 इंटू पाई r स्क्वायर इंटू x1। तो गैस पर पिस्टन A द्वारा किया गया कार्य W1 इक्वल टू P1 इंटू पाई r स्क्वायर इंटू x1। गैस द्वारा पिस्टन B पर किया गया कार्य W2 इक्वल टू P2 इंटू पाई r स्क्वायर इंटू x2। तो जैसे हमने W1 निकाला है उसी टाइप से W2 आ गया, क्योंकि यहां पर गैस का दाब P2 है और पिस्टन यहां पर x2 दूरी तय करता है, तो W2 हमारा ये आ गया। 1 ग्राम गैस द्वारा किया गया कार्य। सो कार्य क्या हो जाएगा? dW इक्वल टू W2 माइनस W1। W2 है हमारा गैस द्वारा पिस्टन पर किया गया कार्य और W1 था गैस पर पिस्टन द्वारा किया गया कार्य। तो गैस द्वारा किया गया परिणामी कार्य dW इक्वल टू W2 माइनस W1। अब W2 हमारा ये है, W1 ये है, तो ये दोनों मान अगर मैं यहां पर रखूं तो ये हो जाएगा P2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू x2 माइनस P1 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू x1। चूंकि क्षेत्रफल इंटू दूरी या लंबाई आयतन होता है तो पाई आर स्क्वायर इंटू x1 हमारा V1 हो जाएगा एंड पाई आर स्क्वायर इंटू x2 हमारा V2 हो जाएगा। सो ये हमारा V2 और ये V1। सो dW इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1। और ये क्या है? गैस द्वारा किया गया परिणामी कार्य। तो गैस द्वारा किया गया परिणामी कार्य dW इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1। चूंकि सरंध्र डाट G के दोनों ओर के पात्र पूर्णतः ऊष्मारोधी हैं, इसलिए गैस बाहर से कोई भी ऊष्मा नहीं ले सकती है। तो हमारे सरंध्र डाट के दोनों ओर जो पात्र थे वो पूर्णतः ऊष्मारोधी थे, इसलिए न तो ऊष्मा अंदर आ सकती है न बाहर जा सकती है, इसलिए गैस बाहर से कोई भी ऊष्मा नहीं ले सकती है। तो ये कार्य कहां से होगा? तो इस कार्य को करने में गैस की ऊर्जा में कमी केवल गैस की आंतरिक ऊर्जा द्वारा ली जाती है। अब यदि U1 तथा U2 क्रमशः गैस की प्रारंभिक तथा अंतिम आंतरिक ऊर्जाएं हो तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाएगी U1 माइनस U2। तो किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। सो dW इक्वल टू U1 माइनस U2 एंड dW हमने ये निकाला था, तो एक dW हमारा ये और एक dW ये, दोनों को बराबर कर दो या फिर dW का ये मान यहां पर रख दो। सो P2 V2 माइनस P1 V1 इक्वल टू U1 माइनस U2। अब 1 वाली को एक साइड में और 2 वाली को दूसरी साइड कर देते हैं। सो इस U2 को मैं इधर ले लेता हूं और इस P1 V1 को इधर ले लेता हूं। सो U1 प्लस P1 V1 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 एंड U प्लस PV हमारा एंथैल्पी होता है जिसे हम H से निरूपित करते हैं। तो H1 इक्वल टू H2। तो यहां की जो एंथैल्पी है या सरंध्र डाट में से गुजरने से पूर्व गैस की जो कुल एंथैल्पी है वो सरंध्र डाट में से गुजरने के पश्चात गैस की कुल एंथैल्पी के बराबर होगी। सो H1 इक्वल टू H2। अतः जूल थॉमसन प्रभाव में कुल ऊष्मा फलन
जिसे हम H से निरूपित करते हैं, और ये वास्तव में एंथैल्पी है। तो जूल थॉमसन प्रभाव में कुल ऊष्मा फलन सदैव नियत रहता है। वह प्रक्रम जिसमें एंथैल्पी का मान नियत रहता है सम एंथैल्पी प्रक्रम कहलाता है। तो जूल थॉमसन प्रभाव में चूंकि एंथैल्पी का मान नियत रहता है, इसलिए यह सम एंथैल्पी प्रक्रम है। गैस की आंतरिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं। अब दो भाग कौन कौन से हैं? इसका एक भाग गतिज ऊर्जा है। चूंकि गैस का ताप गैस के अणुओं पर निर्भर करता है, अतः आंतरिक ऊर्जा U का यह भाग जो कि गतिज ऊर्जा है वह ताप पर निर्भर करता है। और आंतरिक ऊर्जा का दूसरा भाग कौन सा है? आंतरिक ऊर्जा का दूसरा भाग गैसीय अणुओं के मध्य अन्योन्य आकर्षण है, जिसे हम रो से निरूपित करेंगे, तथा यह गैस की स्थितिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो एक भाग तो हमारा गतिज ऊर्जा है जो ताप पर निर्भर करेगा, और आंतरिक ऊर्जा का दूसरा भाग गैस के अणुओं के मध्य अन्योन्य आकर्षण है जो गैस की स्थितिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा U बराबर K प्लस रो। तो U1 इक्वल टू K1 प्लस रो 1 एंड U2 इक्वल टू K2 प्लस रो 2। विशिष्ट परिस्थितियां। अब स्पेशल केसेस क्या होंगे? पहले हम लेते हैं वान डेर वाल गैस। तो अगर वान डेर वाल गैस को हम सरंध्र डार्क में से गुजारते हैं तो क्या होगा? तो यदि P2 V2 का मान P1 V1 से अधिक हो इस अवस्था में, तो U1 प्लस P1 V1 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 था। तो चूंकि P2 V2 का मान P1 V1 से अधिक है, इसलिए U1 का मान U2 से अधिक होगा। क्योंकि यहां से अगर हम U1 माइनस U2 निकालेंगे तो आएगा P2 V2 माइनस P1 V1, और P2 V2 का मान P1 V1 से अधिक है, इसका मतलब ये मान धनात्मक होगा, तो U1 का मान U2 से अधिक होगा। तो इस अवस्था में सरंध्र डार्क में से गुजरने पर गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है, और इसीलिए गैस शीतलन प्रभाव दर्शाती है। और यदि वान डेर वाल गैस की अवस्था में P2 V2 का मान P1 V1 से कम हो तो U1 माइनस U2 का मान ऋणात्मक होगा, और अगर U1 माइनस U2 ऋणात्मक है तो U1 इज लेस देन U2, तो U1 का मान U2 से कम होगा। तो इस अवस्था में सरंध्र डार्क में से गुजरने पर गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, क्योंकि U2 का मान U1 से अधिक है, इसीलिए गैस तापन प्रभाव दर्शाती है। अब यदि गैस हमारी आदर्श गैस है तो आदर्श गैस की अवस्था में PV का मान नियत होगा या P1 V1 का मान P2 V2 के बराबर होगा। तो आदर्श गैस के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और अगर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है तो U1 माइनस U2 जीरो होगा, ये U1 इक्वल टू U2 होगा। तो यदि आदर्श गैस सरंध्र डार्क में से गुजरती है तो इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो न तो गैस का तापन होगा और न ही गैस का शीतलन होगा। तो इस अवस्था में सरंध्र डार्क में से गुजरने पर गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसीलिए गैस का ताप नियत रहता है। तो यहां पर हम आज का ही हमारा टॉपिक समाप्त करते हैं। इसके नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, इसका मतलब वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो धीरे धीरे हम हमारे सारे लेक्चर के नोट्स अपलोड कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद में आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो गुड बाय।